पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं आदिति शर्मा हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत से जुड़ी अहम जो जानकारियाँ होती हैं वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोगों के लिए वो फायदेमंद साबित हो सके, आप अपनी खेती किसानी को और भी अधिक उन्नत बना सके। और इसके लिए लेकर आते हैं हम आपके लिए हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ है खास, जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। एक अच्छी नर्सरी की आवश्यकता क्यों होती है, और साथ ही साथ अगर हम एक अच्छी नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो किन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है, इसी विषय पर कृषि मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर आयुक्त नवीन कुमार पटले जी विशेष जानकारी दे रहे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छी नर्सरी तब मानी जाती है जब हमारे किसान भाई या कोई भी उद्यमी इसमें मदर प्लांट्स, जो कि मात्र वृक्ष होते हैं, उनको तैयार करता है। और किसी भी एक नर्सरी में मात्र पौधों का होना जरूरी होता है, जिसको हम मदर प्लांट्स कहते हैं। मदर प्लांट्स कहने का मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो पौधे हम तैयार करने वाले हैं, जैसे उदाहरण के लिए हमें आम के पौधे तैयार करने हैं या अमरूद के पौधे तैयार करने हैं, तो उससे संबंधित जो मात्र वृक्ष हैं और उनकी जो वैरायटी है उनका हमें ज्ञान होना आवश्यक है। जो भी पौधे हमारे पास लगे हुए हैं, यदि हम उससे कटिंग लेते हैं या उससे हम कोई बड्स लेते हैं या उसका कोई भाग हम उपयोग करते हैं, तो वह पौधा मात्र वृक्ष कहलाता है। और वो उस मात्र वृक्ष की वैरायटी का हमें ज्ञान होना चाहिए, उसके गुणों का ज्ञान होना चाहिए। और उसके बाद में हम जब उनको ग्राफ्टिंग विधि से या बडिंग विधि से या और कोई विधि से यदि हम नए पौधे तैयार करते हैं तो उसमें वह है गुण ट्रांसफ़र होते हैं। इसलिए जब कभी भी हम अच्छी नर्सरी की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि हमने ये पौधे कहाँ से लेके आए हैं, खासतौर पर मात्र वृक्ष कहाँ से लेके आए हैं, उनका सोर्स क्या है और उनकी वैरायटी का क्या है और कब हम लेके आए हैं। हम जब नई पौधे तैयार करते हैं तो उनका मेंटेनेंस, यदि हमने उनको सबसे पहले यदि नर्सरी बेड में लगाया है या उनको हमने उसमें पॉली बैग्स में लगाया है या फिर हमने उनके किसी और भाग का प्रोपेगेशन करके हम उसको अपने मिट्टी में चाहे वो पौधों को बेड्स में या प्लास्टिक बैग्स में लगाया है, उसका हमें 6 महीने से लेकर के 1 साल तक के उनका हमें मेंटेनेंस करना है। और पूरे 1 साल तक जब पौधे तैयार हो जाते हैं, उस दौरान यदि कोई बीमारी आ रही है उसको हमें देखना है, उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है उनको देखना है। और उसमें आवश्यक प्रबंधन, जैसे कि हमें समय पे पानी देना, कुछ खाद या की व्यवस्था करना, यदि कोई हमें रासायनिक उर्वरक भी देना पड़े कुछ मात्रा में तो उनका उपयोग करना, ताकि हम उन पौधों को अच्छी तरीके से हमारे नर्सरी में उनकी बढ़वार को हम सुनिश्चित कर सकें। जब कभी भी कोई किसान भाई या कोई ग्राहक किसी नर्सरी में जाता है तो सबसे पहले वह आपसे पूछता है कि यह पौध की प्रजाति क्या है और इसके मात्र वृक्ष क्या हैं। तो हमें इसका ज्ञान उसको बताना ज़रूरी होता है, सारी जानकारी देना ज़रूरी होती है, ताकि वो जब आप अपने पौधों को बेचें तो आपको भी उसका अच्छा दाम मिले। कोई भी किसान भाई या कोई अन्य व्यक्ति इन पौधों को खरीद करके अपने खेतों में लगाता है तो उसको यह कम से कम विश्वास होता है कि उसने अच्छी नर्सरी से पौधे लाया है और वो आगे चल करके उसको अच्छे फल देगा और उसको बाज़ार में अच्छी कीमत मिलेगी। नर्सरी का सत्यापन और नर्सरी का यदि हम उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो भी हम जिस राज्य में, जिस ज़िले में नर्सरी बनाई गई है वहाँ हम करवा सकते हैं, ताकि नर्सरी का रजिस्ट्रेशन से हमें पता चले कि ये नर्सरी वास्तव में वास्तविक है और जो ग्राहक है उसको विश्वास पैदा हो सके। इन नर्सरी को स्थापना करने के लिए भारत सरकार की योजना भी चल रही है। हमें इस प्रकार की नर्सरी बनाने के लिए, चाहे वो मॉडल नर्सरी हो चाहे स्मॉल नर्सरी हो, इस प्रकार की नर्सरी बनाने के लिए हमने एकीकृत बागवानी विकास मिशन के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है।
किसान भाइयों बहनों, आइए अब कार्यक्रम में हम नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। हमारे सेगमेंट में हम कृषि जगत से जुड़ी हर छोटी से बड़ी बात आपको बताने की कोशिश करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप पॉली हाउस में खेती करते हैं, वो भी टमाटर की, तो किस तरह से आपके लिए फायदेमंद ये साबित हो सकती है। बस थोड़े से प्रबंधन करने की जरूरत होती है। तो कौन से है वो प्रबंधन कार्य, आइए विस्तार से जाने हमारे इस सेगमेंट में। हमारे देश में टमाटर की मांग साल भर बनी रहती है। प्रधानमंत्री इसे टॉप फसलों में शुमार कर चुके हैं और ये केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली ऑपरेशन ग्रीन्स का भी हिस्सा है। ज्यादा मांग की वजह से ही इसकी खेती आर्थिक रूप से काफी सुरक्षित मानी जाती है, यानी टमाटर कमाई वाली फसल है। लेकिन ज्यादा धूप, तेज हवा, अत्यधिक बारिश, ओले या मौसम दूसरे हमले इस फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा टमाटर में कीटों और बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। इसकी वजह से किसानों को फसल में कीटनाशकों और दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। इससे न सिर्फ लागत बढ़ जाती है, बल्कि गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है, जो महंगी फसलों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं और उन्हें मौसम की मार से बचाता है। टमाटर की खेती के लिए हल्की बलुई या दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। पॉली हाउस के अंदर खेत तैयार करने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। पौधों को रस्सी से बांधकर सहारा देना चाहिए। बसंत और गर्मियों के दिनों में 4 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी है। आम मौसम में हर 10 दिन पर पानी दे सकते हैं। वैसे बेहतर होगा कि पॉली हाउस में टपक सिंचाई का इंतजाम करें। इससे न सिर्फ पानी की बचत होगी, बल्कि लागत भी कम आएगी। पॉली हाउस चूंकि बंद संरचना है, इसलिए बारिश होने पर जल भराव की समस्या नहीं आती। टमाटर में रोपाई के पहले 4 हफ्तों के दौरान निराई गुड़ाई की जरूरत होती है। पॉली हाउस में चूंकि वातावरण नियंत्रित होता है, इसलिए पैदावार भी खुले खेत के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। इसके अलावा आप साल भर टमाटर की फसल ले सकते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पॉली हाउस सामान्य खेती के मुकाबले 4 गुना ज्यादा मुनाफा दिला सकता है। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है।
लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सेगमेंट में हम आपको देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से मिलवाते हैं, यानी कि हमारे सफल किसानों से आपको रूबरू करवाते हैं। उम्मीद यही रहती है कि आप भी उनकी दास्तान को जानकर अपनी खेती किसानी में थोड़े ही सही बदलाव करें और सफलता की ऊंचाइयों को छुएं। तो कौन है आज के हमारे सफल किसान, जानने के लिए रुख करते हैं हमारे इस सेगमेंट का। बकरी आकार में छोटी और शांत स्वभाव वाली होती है, इसीलिए इसे रखने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है। ये हर तरह की जलवायु में रह सकती है और किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे या झाड़ियों को खा सकती है। इसी कारण दूसरे पशुओं के मुकाबले बकरी पालना कम खर्चीला है। ये साल में 2 बार भी बच्चे को जन्म दे सकती है और इसके मेमने जल्द तैयार हो जाते हैं। बकरी जिन झाड़ियों, घास और पत्तियों को खाती है वो कई तरह के औषधीय गुण लिए होती है। ये गुण बकरी के दूध में भी चले जाते हैं। महाराष्ट्र के विनायक नरावड़े पिछले 15 साल से विदेशी बकरियां पाल रहे हैं। दूध के लिए सानिन नस्लें और मीट के लिए अफ्रीकन बोर। हमने सोचा कि क्यों ना हम बकरी का दूध सेल करें। फार्मर कोई ऐसा नया जो है वो करता नहीं है। अभी बकरी पालन में मैंने जैसे किया, मुझे अच्छा सा मुनाफा मिला, मेरी साल की आमदनी बढ़ गई, मैं उसमें डेवलपमेंट करने लगा। इसके बराबर जब मेरे पास कोई फार्मर आता है या नया यंग जनरेशन आता है और जो पूछते हैं कि हमें ये बिज़नेस करना है तो हमें कैसा करना चाहिए, तो इसके लिए हम कुछ साल बच्चों को, जो यंग जनरेशन है उनको और कुछ फार्मर्स को प्रशिक्षण दिया हमने, या उनको सिखाया बकरी पालन कैसा करना है। बकरी पालन करते टाइम पे तुम खुद कितना काम कर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी तक लोग जानवर आप संभाल सकते हैं, उनका डेली एक्सपेंसेस कैसा निकालना है, उसको कैसे कम करना है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ फार्मर को सिखाया। बकरी पालन में हमें शासन से, यानी पूरी भारत सरकार, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से फार्मर के लिए बहुत सारी स्कीम्स आती है। अभी नया नेशनल लाइव स्टॉक मिशन 100 बकरी से 500 बकरी तक फार्म बनाने के लिए, अगर आपका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो गवर्नमेंट 10 लाख की सब्सिडी दे रहे, 50% सब्सिडी दे रहे, ताकि 100% सब्सिडी है वो, 50% नहीं। इसको हम फार्मर को बताते हैं और गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सा स्कीम है ये, जो ब्रीड डेवलपमेंट में है, मिल्क डेवलपमेंट में है और मीट डेवलपमेंट में शासन का अच्छा सा नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का स्कीम है। वैसे तो हमारे किसान हजारों साल से बकरियां पाल रहे हैं, लेकिन इसे प्रमुख व्यवसाय के तौर पर कभी लिया ही नहीं गया। आज जिस तरह पशुपालन की अहमियत बढ़ रही है, उसे देखते हुए बहुत से किसान अब पशुपालन को प्रमुख व्यवसाय मानने लगे हैं। विनायक नरावड़े का प्रमुख व्यवसाय भी बकरी पालन ही है।
15 साल के दौरान उन्होंने खुद का एक बाजार विकसित कर लिया है। उनकी सप्लाई मुंबई, गोवा और चेन्नई तक है। हमने सानेन ब्रीड अफ्रीकन बोर और सानेन से सिलेक्शन क्यों किया? जब हम दूध यानी डेली अर्निंग मिलता है, हमें एटीएम जैसा पैसा मिलता है, मीट में हमें कुछ देर के बाद पैसा मिलता है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हमें डेली दूध सेल करें और डेली हमें पैसा मिल जाए, इसलिए हमने स्टार्ट किया। पहले टाइम में हमें तकलीफ आ गई, जो कि बकरी का दूध विलेज में कोई लेता नहीं है, तो उसे सिटी में हमें सेल करने के लिए ट्राई करना पड़ा। पहले हम प्रेफरेंस दिया बॉम्बे को। बॉम्बे में हम बाय बस से, पहले स्टार्टिंग में बस से हम दूध का पार्सल पैक करते थे और बस में भेजा जाता था, उसको टाइम जाता था। अब भी हम उसके बाद जो अपडेट किया है वो हम दूध मिल्क वैन में हम वो बॉम्बे, गोवा और चेन्नई तक मिल्क सपोर्ट करते हैं। हम सानेन में एवरेजली जब दूध निकालते थे तो पहले हमें आधा लीटर से ऊपर नहीं मिलता था एक बकरी के पीछे। तो हमने स्टार्ट किया, उसका स्टडी करने के लिए उसका न्यूट्रिशन चेंज किया, उसका खाना बढ़ाया जिसका यूटिलाइजेशन मिल्क में हो जाए। ऐसे हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और हमें उसमें सक्सेस मिला और हमारी बकरी दिन में 2 लीटर से 3 लीटर तक दूध देती है। इस दूध को हम पाउच पैकिंग 1 लीटर, हाफ लीटर और 250 ml में करते हैं और जैसी रिक्वायरमेंट है हमारे कस्टमर की, उनको हम सपोर्ट करते हैं। एक जमाना था जब गांवों में बकरी पालने का आम रिवाज था, फिर धीरे धीरे ये रिवाज खत्म होता गया। आज के दौर में जबकि हर काम व्यवसाय का रूप ले रहा है, बकरी पालन भी व्यवस्थित तरीके से होने लगा है। इसके लिए बकायदा फार्म बनाए जा रहे हैं, प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सरकार की ओर से सहायता भी। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत कुछ राज्य में ये सहायता 100% तक पहुंच जाती है। आज हम जब भी बकरी पालन के बारे में सोचते थे तो लोग सबसे पहले ये सोचते थे कि एग्रीकल्चर, खेती हमारा मेन बिजनेस है और ये बकरी पालन या मुर्गी पालन ये हमारा सेकेंडरी बिजनेस है। तो सेकेंडरी ही हम उसको सोचते थे, कभी हमने ये नहीं सोचा कि एज अ प्राइमरी बिजनेस हमारा ये मुख्य बिजनेस भी हो सकता है। तो जब भी आज हम देखते हैं बहुत सारे यूथ अभी ये बकरी पालन में आ रहे हैं और ये सारे यूथ एज अ प्राइमरी बिजनेस उनका मुख्य व्यवसाय करके ये लोग अभी बकरी पालन करना चाह रहे हैं। जब भी आप बकरी पालन के बारे में सोचते हो तो ICR इंस्टीट्यूट से, KVK से, एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है, ऐसे अच्छे जगह पे जाके आप अगर बकरी पालन का अच्छा सा ट्रेनिंग ले सकते हैं तो आप वहाँ पे जाओ, अच्छा सा ट्रेनिंग ले लो। आप कम से कम 8 से 10 फार्म्स को विजिट करो और हो सकता है तो आप 6-7 दिन का वहाँ पे जाके पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेंगे तो आप डेफिनेटली बकरी पालन का अच्छा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जब हम बकरी पालन के बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो बकरी पालन बिजनेस मेजरली 3 रीज़न से होता है। पहला होता है मीट पर्पज़, दूसरा होता है मिल्क पर्पज़ और तीसरा होता है कि ब्रीडिंग फार्म्स। सो ये तीनों इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। मीट पर्पज़ के लिए आप देखना चाहते हैं कि हाँ, यहाँ पे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा लोग अभी नॉन वेजिटेरियन है और बकरी का मीट सबसे ज़्यादा फेमस है, तो मीट पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। जब हम मिल्क की बात करते हैं तो बकरी को आज हमारे भारत में 3 से 4 लीटर दूध देने वाली बकरियां अभी अवेलेबल है और अगर ये 3 से 4 लीटर का दूध हम देखते हैं तो आज बॉम्बे है, चेन्नई है, गोवा है, यहाँ पे जगह पे जब हम महाराष्ट्र से, पुणे से दूध बेचते हैं तो वो 175 रुपीज़ पर लीटर का कॉस्ट उसे मिलता है। तो बहुत ही अच्छा इनकम दूध से भी होता है। तो आप दूध पे भी फोकस कर सकते हैं। तो हमारे किसी दोस्त को नया बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करना है या पुराने हमारा बकरी पालन का बिजनेस है उसमें इम्प्रूवमेंट करना है तो आप ज़रूर ट्रेनिंग प्रोग्राम ले लें। गवर्नमेंट के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या बाकी की एजेंसी हो, बहुत सारी सब्सिडी की स्कीम्स अभी बकरी पालन के लिए शुरू है, जैसे NLM है, RKVY है और बहुत सारे स्कीम्स अवेलेबल है। तो मैं सभी फार्मर से सूचित करना चाहता हूँ कि आप एग्रीकल्चर के लिए सेकेंडरी बिजनेस तो बकरी पालन कर ही सकते हैं, लेकिन आपको अगर अच्छी आमदनी चाहिए तो आप एज अ मेन बिजनेस करके भी आप बकरी पालन को शुरू करें। आपको जब भी कुछ हेल्प चाहिए, KVK यूनिवर्सिटी और ये सारी यंत्रणाएं आपके सेवा में हाजिर है। 20वीं पशुधन गणना बताती है कि हमारे देश में बकरियों की कुल संख्या 15 करोड़ के आसपास है। ये 19वीं गणना से 10% ज्यादा थी।
इसका मतलब हुआ कि देश में बकरी पालन के प्रति लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया। हमारी सरकार ने 10,000 FPO निर्माण करने का लक्ष्य रखा है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। बता दें कि अगर FPO से यानी कि किसान उत्पादक संगठन से आप जुड़ते हैं तो कई तरह के फायदे आपको मिल सकते हैं। तो क्या है ये योजना, यानी कि क्या है FPO, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट के जरिए। हम लोग किसानों का एक बहुत अच्छा समूह बना के और हम लोग आज मिलेट्स के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इस बार जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मिलेट ईयर हम मना रहे हैं उसके तहत इस साल मिलेट्स को जो प्रमोशन मिल रहा है उससे किसानों को बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है और जो प्रधानमंत्री जी की जो चाहत है कि डबलिंग द फार्मर इनकम, उसमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। हम लोगों का जो इस FPO बनाने का जो ध्येय था कि हम लोग सभी किसानों को साथ लेके कैसे आगे बढ़ें, तो हम लोग किसानों से ख़रीद करके और किसानों को एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं वहाँ पे कि उनको किस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए, पेस्टिसाइड्स को ना यूज़ करके जो नेचुरल खाद हैं उनको कैसे यूज़ करके और हम लोग कैसे फसल अच्छी ले सकते हैं। और इसके साथ ही हम लोग उनको टेस्टिंग और ग्रेडिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं किसानों के लिए, ताकि उनको प्रोडक्ट को अच्छा प्राइस मिल सके। हमारा ये किसानों का संगठन है जो नाबार्ड और कृषि मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से चल रहा है। यहाँ हमारे संगठन में अभी 500 से ज़्यादा किसान जुड़े हुए हैं। मुख्यतः सब्जी से संबंधित सब्जी उत्पादक हैं इसमें और साथ में अनाज उत्पादन में गेहूँ, बाजरा, उसके साथ में तेलीय फसलें जैसे तिल और सरसों, इनका हम उत्पादन करते हैं। हमारे पास जो नाबार्ड की वित्तीय सहायता प्राप्त होती है वो इक्विटी ग्रांट के रूप में और एक मैनेजमेंट कॉस्ट के रूप में हमें मिलती है। हमारे किसानों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है इन संस्थाओं की तरफ से और साथ में नाबार्ड की तरफ से भी बीच बीच में हमें बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म्स के साथ एसोसिएट किया गया है। किसानों को इन जागरूक कार्यक्रमों के जरिए हम शिक्षा प्रदान करते हैं खेती के बारे में, जिसमें फर्टिलाइज़र के बारे में, सीड के बारे में और क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद सीडिंग किस तरीके से करनी है, उनकी हार्वेस्टिंग किस तरीके से करनी है, उसके बाद उनको गोडाउन में किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाता है। ये सारी चीज़ें हम इन FPO के माध्यम से जागरूक कार्यक्रमों के तहत करते हैं। मिलेट्स 2023 ईयर्स चल रहा है, इसके अंदर हम आए हैं और ये बाजरा और बाजरे के प्रोडक्ट जिसमें बिस्किट, बाजरे के लड्डू और बाजरे का आटा जैसे प्योर नेचुरल है एकदम 100%। जो बरसाती सीजन में होता है वो एकदम नेचुरल वो बाजरा हम लेके आए हैं और हमारा जो स्टॉल यहाँ लगा है और SFSC और ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है जो किसानों के लिए आगे बढ़ने के लिए और अपनी आय दुगनी करने के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम लोग 3 FPO के साथ में हम लोग आए हैं। हमारे जो प्रोड्यूस हैं फार्मर प्रोड्यूसर,
उसमें मेनली बाजरा जो प्रोडक्ट है वो लोग लेके आए हैं, रा मटेरियल है। उसके साथ साथ बाजरे का आटा, बाजरे का दलिया और बाजरे के रवा, ये 3 प्रोडक्ट वो लेके आए हैं आज। ये साथ में ये जो बाजरे के प्रोडक्ट हैं इनको ये भी बताने जा रहे हैं कि इसके बाजरे में रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, इनको लोगों से अवेयर कराना है ताकि बाजरे का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस का खपत हो, उसकी डिमांड बढ़े और उसकी मार्केट वैल्यू बढ़े। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के जरिए हमने आप तक पहुंचाई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इसके अलावा आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें, ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र लिखिए। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।